इस क्वेश्चन में एक मेटल का होलो स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है जिसका सेंटर O है और उस सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट P मौजूद है जो कि इसके बाहर ही हुआ, और एक पॉइंट इस मेटल स्फीयर के अंदर भी है, शेल के अंदर, जो है S। उस पॉइंट पे इसने एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, यानी कि ऑब्वियस है कि वो प्लस Q चार्ज इसके सेंटर पे तो नहीं है, सेंटर से थोड़ा परे है, ऑफ सेंटर जिसे कहते हैं हम लोग। तो अब वो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ P पॉइंट पर। ठीक है साहब, करेंगे, कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इस पूरे प्रोग्राम में हो क्या क्या रहा है। पहला, P पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो जो चार्ज Q यहां पर बिखरा हुआ है, इस S पॉइंट पर रखा हुआ है, ये S पॉइंट है, ये O पॉइंट है। तो अगर मैं एक गाउसियन सरफेस बनाऊं इस मेटल के अंदर, तो हर पॉइंट इस मेटल की जो ये सरफेस बनाई है हमारी गाउसियन, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली ज़ीरो होगा, पक्का ज़ीरो होगा। और पक्का ज़ीरो होने का मतलब होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो उसके अंदर मौजूद नेट चार्ज भी ज़ीरो होना ही चाहिए। तो होना चाहिए तो क्या करें, यहाँ तो प्लस Q है, तो फिर अब होगा यहाँ पर इंडक्शन। जितना प्लस Q है उतना ही माइनस Q यहाँ पैदा होगा। लेकिन ये जो माइनस Q पैदा होगा वो ध्यान रखना एक समान यानी कि यूनिफॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चार्ज सेंटर पे नहीं है, चार्ज सेंटर पे नहीं है, तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन पैदा कितना होगा ये तो पक्का है कि माइनस Q पैदा होगा टोटल मिला के। अब यहाँ माइनस Q आएगा तो चार्ज कंजर्वेशन क्या कहता है? भैया चार्ज आया कहाँ से? तो ठीक है, नहीं आया तो यहाँ माइनस Q तो बाहर प्लस Q आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझें तो अंदर का जो चार्ज है वो जो पैदा हुआ माइनस Q, वो तो कैसा है? वो है नॉन यूनिफॉर्म, असमान रूप से वितरित। लेकिन जो प्लस Q बाहर पैदा हुआ, ये वाला, ये कैसा पैदा होगा? यूनिफॉर्म। अब इसमें भी सवाल उठता है कि साहब वो यूनिफॉर्म क्यों है? चलो अंदर वाला तो हमने मान लिया, पर बाहर वाला यूनिफॉर्म कैसे हुआ? तो इसको यूं समझो कि अगर बाहर वाला यूनिफॉर्म है, बाहर वाला अगर यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म होने पर ही उसका किसी भी पॉइंट जो अंदर मौजूद होता है वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो पाएगा, अगर यूनिफॉर्म है तो। और अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर ज़ीरो नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं कोई पॉइंट इस नीले नीले रीजन में सोचूं थोड़ी देर के लिए, ए पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हमेशा ज़ीरो होता है। तो उसे ज़ीरो बनाए रखने के लिए इस प्लस Q का यूनिफॉर्म होना जरूरी है, यूनिफॉर्म होना जरूरी है। तभी उस प्लस Q का, ये जो प्लस Q है, इसका इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। तो बोले सर अंदर वालों का इफेक्ट नहीं होता क्या यहाँ पे? नहीं, अंदर वालों का नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई अंदर वालों का? अंदर जो पैदा हुआ है प्लस Q और यहाँ पर माइनस Q, तो माइनस Q यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा और दूर थोड़ा कम डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो ऐसा होने की वजह से जितनी लाइनें Q से निकलेंगी वो सारी की सारी माइनस Q पे जाके ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि सारी लाइनें
इस मेटल के साथ 90 डिग्री बनाती हुई रहे। ठीक है, तो जितनी लाइनें प्लस से निकली उतनी लाइनें जाकर माइनस क्यू पे खत्म हो गई। जब खत्म ही हो गई तो इस रीजन में कभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा मेटल है। तो यहां से लाइनें गुजर कर बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वो यहीं खत्म हो गई, प्लस क्यू से स्टार्ट हुई माइनस क्यू पे खत्म हो गई। तो यहां से लाइनें बाहर नहीं जा सकती और बाहर से लाइनें अंदर नहीं आ सकती। जब नहीं आ सकती तो ध्यान रखिएगा, अंदर वाले का इफेक्ट बाहर नहीं होगा और बाहर वाले का इफेक्ट अंदर नहीं होगा, क्योंकि यहां से लाइनें न बाहर जा पा रही हैं न बाहर से अंदर आ पा रही हैं। क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि बीच में एक शील्ड बन चुकी है। काई की शील्ड बन गई? मेटल की शील्ड। वो ये कहती कि भैया मेरे अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाना चाहिए, जहां मैं हूं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। तो उस मेटल से अगर इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं हो सकती तो ये कहा जा सकता है कि अंदर का प्रभाव बाहर नहीं होगा और बाहर का प्रभाव अंदर नहीं होगा, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, विद्युत का परिरक्षण प्रभाव। इसके लिए हमें मेटल ही लगेगा, कंडक्टर ही लगेगा, इंसुलेटर का कोई मतलब नहीं है इधर। अब बात आती है सवाल की, क्वेश्चन की। उसने पूछा क्या? उसने पूछा भैया पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ठीक है साहब, बताएंगे। तो पी पॉइंट को लेकर क्या बनाया जाए? गाउसियन सरफेस। अब इस गाउसियन सरफेस के अंदर अगर देखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के। इस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है? प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू। नेट कितना बचा? क्यू। और डिस्टेंस कितनी होगी? एक्स, सेंटर से, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अब सवाल ये आता है कि साहब एक्स ही क्यों आया, ये आर क्यों नहीं आया? एक्स इसलिए आया क्योंकि अंदर वाले को तो कोई मतलब ही नहीं है बाहर से। अब जो ये प्लस क्यू बाहर वाली शेल पे मौजूद है, ये वो यूनिफॉर्म है, और जब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं बाहर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? वो लेते हैं आप हमेशा सेंटर से। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक कंडक्टर है सॉलिड, और उसके अंदर एक कैविटी बना दी गई, और कैविटी में रखा हुआ है एक चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है बाहर मौजूद किसी पॉइंट एस पर। तो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि भाई कैविटी के अंदर अगर चार्ज है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को तो जीरो ही करना है, तो प्लस क्यू के साथ क्या पैदा हो जाएगा? माइनस का क्यू, और बाहर आ जाएगा प्लस का क्यू। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे एस पॉइंट पर तो वो क्या होगा? वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इसकी इस सेंटर से दूरी कितनी है। लेट्स से ये एक्स है। अब भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये देखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब सवाल ने पूछा है कि ये जो प्लस क्यू है इसको मैं यहां से थोड़ा खिसका दूं इधर एस की तरफ, क्या फर्क पड़ जाएगा? पहले ये प्लस क्यू यहां पे था तो यहां माइनस आ रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म था। अब थोड़ा इधर आ गया, इधर आ गया तो भी क्या होगा? चार्ज तो अभी भी माइनस ही पैदा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पहले से चेंज हो जाएगा। लेकिन पहले भी मैंने ये रिपीट किया है कि कैविटी के अंदर कोई चार्ज मौजूद है तो वो सामने नेगेटिव इंड्यूस करके अपना एक आइसोलेटेड सिस्टम बना लेता है, उसको बाहर से कोई मतलब नहीं है और बाहर को अंदर से कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका सही ऑप्शन जो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एस विल नॉट चेंज।
अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है वो समझिएगा। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, इस पूरे स्फीयर पर कौन सा चार्ज है? प्लस है। और इसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी आयतन आवेश घनत्व रो दिया हुआ है। अच्छा है। फिर इसमें क्या डाल दिया इसने? एक कैविटी डाल दी जिसका रेडियस है r0/2। बड़े स्फीयर का रेडियस तो r0 है। एंड अब पूछा है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बी पॉइंट पर। ठीक है, तो इसके लिए कैविटी के लिए हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं, तो फिर क्या करते हैं? वही मेथड। पहले कैविटी को भरा हुआ मान लो, तो पूरा स्फीयर एक भरा हुआ स्फीयर नजर आएगा। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो जिस पॉइंट पर भी पूछा है। फिर उस कैविटी को, केवल कैविटी को भरा हुआ मानते हुए, एज ए स्फीयर ट्रीट करते हुए, उसका खुद का, केवल कैविटी का, भरी हुई कैविटी का निकाल लो और उन दोनों को आपस में माइनस कर दो। करो माइनस। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। पॉइंट जो है वो है अपना यहां पे, और कैविटी है यहां पे। इसका रेडियस है r0/2 और इस बड़ी का रेडियस है r0। तो सबसे पहले मैं इसको पूरा भरा हुआ मान लूं तो ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक स्फीयर की सरफेस पे, और सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? ρr/3ε0 अंदर की ओर होता है। अब अंदर की ओर अगर ये है तो अंदर से सरफेस पे पहुंचोगे तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा? r0। तो सरफेस पे क्या आ गया? ρr0/3ε0। ठीक है, अब केवल कैविटी की वजह से निकालो। कैविटी, ये जो कैविटी है, ये कैविटी की वजह से ये पॉइंट P उस कैविटी के बाहर मौजूद है, और बाहर का फॉर्मूला होता है KQ/r²। तो KQ/r। अब देखो स्मॉल r कितना है इसका? सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस 3r0/2 का स्क्वायर। अब वो चार्ज निकालना पड़ेगा कैविटी में कितना है। KQ/r² तो अपन करेंगे तो Q तो निकालना पड़ेगा। Q कितना होगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द कैविटी। वॉल्यूम ऑफ कैविटी कितना है? 4/3 πr³। अब क्या करना है भाई? EP निकालने, कुछ नहीं करना। E1 में से क्या घटा दो? E2 घटा दो। दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही है, तो E1 में से E2 घटाओ। घटाने पर ये जो आएगा निकल के, वो आएगा 17ρr0/54ε0। और जो डायरेक्शन आने वाला है वो आने वाला है लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन लेफ्ट में ही है, और E1 में से E2 घटाया तो वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब E1 ज़्यादा है जिसका डायरेक्शन लेफ्ट में है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अंदर वाली शेल का वोल्टेज है 10 और बाहर वाली शेल का है 5, तो सेंटर पे पोटेंशियल होगा क्या? ठीक है, देखते हैं। अगर ये शेल है हमारे पास, पहली वाली जिस पर है चार्ज Q1 और दूसरी पर है Q2, ये है सेंटर। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं। इसकी रेडियस है A, इसकी रेडियस है, यहाँ 2A दे रखी है, हम 2A मान लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं A पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने वाला हूँ। A पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कैसे होगा? A पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो एक तो Q1 की वजह से भी होगा और Q2 की वजह से भी होगा। तो Q1 वाली शेल की तो सरफेस पे ही मौजूद है ये, तो सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है? KQ1/A। लेकिन बाहर वाली सरफेस के लिए ये कहाँ मौजूद है? A पॉइंट अंदर।
और अंदर वही पोटेंशियल होता है जो सरफेस पे होता है। तो KQ2/2A। आगे चलते हैं। बी पॉइंट जो है वो बाहर वाले की सरफेस पे है, यानी KQ2/2A, लेकिन अंदर वाले के तो बाहर है, तो KQ1/R जो डिस्टेंस होती है। अगर मैं वैसे ही पोटेंशियल एट सेंटर निकालूं तो सेंटर दोनों शेल के अंदर ही है और अंदर वही होता है जो सरफेस पे होता है। तो KQ1/A, KQ2/2A। अब थोड़ा गौर से अगर देखें तो C का पोटेंशियल वही आ रहा है जो A का है, यानी सेंटर पे वही पोटेंशियल होगा जो अंदर वाली शेल की सरफेस पे है, और इस क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 वोल्ट। इनको जोड़ने की गलती नहीं करना है कि 10 दिया है 15 दिया है, 10 और 5 दिया है तो 15 कर दें, ऐसा नहीं है।